नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। ये बात उस दौर की है जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, यानी कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और तेजी से उनके कदम दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। वो 2012 का चुनाव जीत गए थे और अब उनकी कोशिश थी कि 2014 में जो चुनाव होने हैं उसमें वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन जाएं। 3 बार विधानसभा चुनाव अपने राज्य का जीत जाने के बाद एक बड़ा समर्थक वर्ग पूरे देश में उनके लिए तैयार हो गया था, लेकिन राजनीति में उनके कई प्रतिद्वंदी और कई ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि उनकी छवि दरअसल ऐसी नहीं है जिसके साथ वो जा सकते हैं। ये बात तब की है जब नीतीश कुमार भी बिहार में मुख्यमंत्री थे। 2005 और उसके बाद 2010 का चुनाव जीत चुके थे। नीतीश कुमार अपनी सेक्युलर छवि को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे और जाने जाते थे इस बात के लिए कि उनके दौर में कहीं कोई कम्युनल इंसिडेंट, कोई सांप्रदायिक बात, कोई ऐसी बात जो कि सांप्रदायिक सौहार्द को डिस्टर्ब करती हो, वो घटित नहीं हो सकती है। वो लगातार अपने प्रांत के गृह मंत्री भी रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ, और ये बात भी हकीकत है कि उनके दौर में कभी भी कोई सांप्रदायिक दंगा या इस तरह की बात, हालांकि समय समय पर छोटी छोटी घटनाएं तो होती रही हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं हुई है और इस बात का वो ख़ास ख्याल रखते हैं। तो उस वक़्त जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बनने के लिए बीजेपी का चेहरा बनने जा रहे थे, तो इस बात को नीतीश कुमार ने स्वीकार नहीं किया था और उन्होंने, जब उन्हें डिक्लेयर किया गया था मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपने संबंध जुदा कर लिए थे। लोगों को अभी भी याद है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक पटना में हुई थी और एक फ़ोटो अखबारों में आ गया था जिसमें कि मोदी और नीतीश दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और उससे वो नाराज़ हो गए थे और कहा कि ये मेरी छवि के लिए सही नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो न्योता दिया था, भोजन का आमंत्रण दिया था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संभवतः बैठक भारतीय जनता पार्टी की थी, एक बड़ी बैठक थी, इसमें सभी आए थे, नरेंद्र मोदी भी आए थे, और वो जो न्योता दिया गया था वो भोज कैंसिल कर दिया गया था, डिनर या लंच जो भी था वो कैंसिल कर दिया गया था। इतनी छवि की उनको फ़िक्र थी। वो पैसे जो कि मदद की राशि के तौर पर संभवतः फ्लड रिलीफ, बाढ़ राहत के लिए आए थे, वो भी गुजरात को वापस कर दिए गए थे। एक वो दौर था और एक आज का दौर है। आज का दौर जब नीतीश कुमार ये बार बार कहते हुए थकते नहीं हैं कि गलती हो गई थी, आरजेडी के साथ 2 बार सरकार बना ली। वो एक आध दफ़े प्रधानमंत्री के पाँव छूने की भी कोशिश कर चुके हैं और हाथ-वाथ पकड़ लेना और बहुत ही ज़्यादा उनके प्रति सम्मान स्नेह दिखाना अच्छी बात है, लेकिन एक सबसर्विएंट के तौर पर, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो उनके मातहत है, कभी कंपटीशन में हुआ करते थे और आज इतने ज़्यादा असक्त, इतने ज़्यादा कमज़ोर उनके सामने नज़र आते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की अपनी राजनीति है, वो अपनी तरह से आगे बढ़ते चले गए और नीतीश कुमार जैसे नेता, वो अपनी छवि के दम पर बहुत दूर तक आए, लेकिन उसके बाद राजनीतिक रूप से कमज़ोर पड़ते चले गए और आज की तारीख में अपनी पहचान को उन्होंने थोड़ा डाइल्यूट करने का जब फैसला किया तो फिर लोग नाराज़ होना शुरू हो चुके हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने वक्फ बिल पर सरकार का समर्थन किया है। करें क्यों नहीं, यहाँ दिल्ली में भी सरकार चल रही है उनके साथ और पटना में भी भारतीय जनता पार्टी के दम पर ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जाहिर है कि ये दोनों जगहों पर एक दूसरे की मदद करने वाली दो पार्टियां, कोई भी बिल आएगा तो उसका समर्थन करेंगी ही करेंगी। लेकिन नीतीश कुमार की जो अपनी पार्टी है उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि नीतीश कुमार तो कुछ और चीज़ों के लिए जाने जाते थे और अगर आज वो कमज़ोर हैं तो क्या वो अपने सिद्धांत छोड़ देंगे? क्या वो जिस चीज़ के लिए हमेशा खड़े रहे वो भी छोड़ देंगे? और
उन्हें ये लगता है कि इस तरह से अगर वो मजबूत रह जाएंगे तो वो गलत है। ये तमाम बातें शुरुआत में कही गई जब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के द्वारा ये संकेत मिलने लगे कि शायद वो वक्फ बिल के साथ जाने वाले हैं। हालांकि शुरुआत में जब ये बिल आया अगस्त 2024 में, तो जेपीसी भेजने में जो कोशिश और एफर्ट लगता है उसमें जाहिर है कि उसमें जेडीयू ने भी अपनी ताकत लगाई थी। लेकिन उसके बाद जब ये बिल अपने फाइनल रूप में आया संसद में, तो संसद में जेडीयू कोटा से केंद्र में मंत्री ललन सिंह ने कहा कि भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है लोगों को, और दरअसल ये बिल बहुत ही बढ़िया बिल है। इससे उन ख़ास तौर पर मुसलमान समुदाय के गरीबों को मदद मिलेगी जिन्हें आज तक वक्फ वालों ने कोई मदद नहीं किया है। उनकी बातों में सच्चाई हो सकती है, हो सकता है कि ललन सिंह सही कह रहे हों, लेकिन यही बातें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग कह रहे थे और तमाम बिल के समर्थक कह रहे थे। तो इससे वो छोटा हिस्सा जनता दल यूनाइटेड का, जो कि अक़लियत समाज से आता है, जो कि जनता दल यूनाइटेड में है और पाता है कि नहीं लालू प्रसाद यादव से बेहतर नेता जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ही हैं, वो वर्ग अचानक से नाराज़ हो गया है। उसके अनुसार उसे एक झटका लगा है। वो जो समझता था नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार वो नहीं निकले। वो मानता था कि हर हाल में नीतीश कुमार एक सेक्युलर छवि के जो नेता हैं वही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और इसका जो असर हुआ है वो देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी रहे हैं कुछ नेता जो एक के बाद एक अल्टीमेटम देते हुए पार्टी छोड़कर जाने की बात कह रहे हैं, कुछ ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये तमाम नेता ऐसे हैं जो बहुत बड़े नेता नहीं कहे जा सकते हैं, जिनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं है और जो अपने दम पर सीटें जीतते हों एमएलए की या एमपी की, ऐसा नहीं है। पर एक फ़िज़ा ख़राब करने में इनकी भूमिका ज़रूर स्पष्ट सुनाई पड़ रही है, दिखाई भी पड़ रही है। जैसे फ़र्ज़ करें गुलाम रसूल बलियावी, ये महासचिव हैं पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के और पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं जनता दल यूनाइटेड के कोटे पे, और अब वो कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि ये तो फ़ैसला हमें मंजूर नहीं है और हम फ़ैसला जो लिया गया है उसके ख़िलाफ़ तमाम मुस्लिम संगठनों की एक बैठक बुलाएंगे, जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ बुलाएंगे, जबकि जनता दल यूनाइटेड में खुद हैं, यानी कि उन्होंने रास्ता अलग कर लिया। इसी की तरह से एक और नेता हैं जो कि कासिम अंसारी साहब हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने त्यागपत्र अपना भेज भी दिया है। वो 2015 के जो चुनाव हुए थे उसमें ढाका कंस्टिट्यूएंसी से प्रत्याशी भी रहे थे और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी ने इस बात पर जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया है कि उसने वक्फ बिल का समर्थन किया है। अफजल अब्बास एक नेता है जो कि शिया बोर्ड के अध्यक्ष हैं और वो भी जुड़े हुए जनता दल यूनाइटेड से, नीतीश कुमार को अपना नेता मानने वाले। उन्होंने भी इस फैसले पर विरोध जताते हुए अपने आप को जनता दल यूनाइटेड से अलग कर लिया है। गुलाम गौस जो कि एमएलसी हैं, फ़िलहाल इस वक्त पार्टी ने उन्हें बनाया एमएलसी, लेकिन वो एक दिन पहले लालू यादव से मिलते हुए नज़र आए और अब यूँ कह रहे हैं कि देखिए बड़ा गलत हुआ है, हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है, खंजर चलाया गया है। यानी कि एक ऐसा वर्ग मुस्लिम नेताओं का जिन्हें खुद मुस्लिम नेताओं की कमी को पूरा करने के लिए साथ रखते थे नीतीश कुमार, वही मुस्लिम नेताओं का वर्ग जो अपने दम पर बहुत बड़े नेता नहीं थे लेकिन नीतीश कुमार के साथ होने की वजह से उनकी अहमियत थी, उन्होंने वो अहमियत भी छोड़ने की सोची है, तिलांजलि दे दी है और अब वो दूर हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों का हित नीतीश कुमार नहीं देख रहे हैं। प्रश्न ये है कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह की जो एक फ़िज़ा ख़राब हो रही है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू की, तो क्या ये सब उन्होंने आकलन कर लिया था? आजकल नीतीश कुमार के बारे में यही कहा जाता है कि बहुत स्वस्थ नहीं होने की वजह से बहुत अलग लोग हैं, उनकी एक अपनी पूरी टीम है जो कि इस तरह के फ़ैसले लेती है और जाहिर है कि चुनावी गुणागणित जो है वो ये टीम की जिम्मेदारी है। तो क्या ये सोच लिया गया है कि जो भी मुसलमानों में एक छवि थी पार्टी की उसको तिलांजलि दे दी जाए, उससे अपने आप को दूर कर लिया जाए?
संभवतः ऐसा किया गया है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? और यहीं पर वो पेच आता है। प्रशांत किशोर एक नए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, लेकिन वो बिहार की राजनीति से काफ़ी दिनों से जुड़े रहे हैं। उनका ये मानना है कि साल 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद लोकसभा चुनाव लड़े और नीतीश कुमार को पता चल गया कि अकेले दम राजनीति नहीं चल सकती है, उनकी मात्र 2 सीटें आई थीं, उस वक़्त उन्होंने आगे बढ़कर के लालू यादव अपने चिर प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाया था, क्योंकि वो अपनी सेक्युलर छवि को बरकरार रखना चाहते थे। और उस वक्त मुसलमानों ने दमकर चढ़कर वोट दिया था, दबाकर वोट दिया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी को छोड़कर आए एक ऐसे व्यक्ति को उन्हें समर्थन करना था जो सेक्युलरिज्म के लिए चाहता था कि वो खड़ा रहे। उसने अपना पद छोड़ दिया था, रिस्क ले लिया था। और प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर सीएम बन पाए थे उस वक्त नीतीश कुमार, तो मुसलमानों का ही समर्थन था जिस कारण से बन पाए थे। आज जब उन्हें मुस्लिम समाज देखता है वक्फ की बिल के साथ खड़े, तो उन्हें आश्चर्य होना लाजमी है। पीके का ये कहना है, पीके को लगता है कि हो सकता है कि वक्फ के बिल में बहुत सी अच्छी बातें हों, बहुत सी ख़राब बातें हों, लेकिन जिस समाज के लिए था, जो स्टेक होल्डर है, उससे बात होनी चाहिए थी और नीतीश कुमार को ये इंश्योर करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं बात तो हुई है, जेपीसी सबों से बात कर चुका है। ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं हुई है? अपने अपने वर्शन हैं, लेकिन पीके को यही लगता है कि ये नुकसान का सौदा साबित होने जा रहा है जेडीयू के लिए। पर जेडीयू का पक्ष क्या है? आखिर जेडीयू ने ये फैसला लिया और उनकी टीम ने तय किया नीतीश जी की, तो आखिर क्यों किया? क्योंकि ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, ये दरअसल ऐसी बातें हैं जो कि बहुत आसानी से जनता दल यूनाइटेड के रणनीतिकारों को भी समझ में आई होंगी। लिहाजा ये बात अगर कही जा रही है, तो कोई न कोई कैलकुलेशन है, जिसकी वजह से यहाँ दिल्ली में संसद में जनता दल यूनाइटेड ने बढ़ चढ़ करके इस वक्फ बिल का समर्थन किया। तो कहा यही जा रहा है कि दरअसल ये जो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर रखे थे नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी की अब अपनी जो आभा और छवि इतनी बड़ी हो गई है कि उसके सामने इतने मजबूत रहकर अपनी सेक्युलरिज्म वाली छवि को बचाते हुए चुनाव जीत जाना संभव नहीं है। नीतीश कुमार आज की तारीख में अकेले दम नहीं रखते हैं कि वो कोई सरकार बना ले, चुनाव जिता दें, चुनाव जीत लें, और उनको एक सहारे की ज़रूरत है और वो सहारा है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी छवि, उनकी पार्टी। लिहाजा उन्हें ये तय करना था कि उन्हें चाहिए क्या? उन्हें चाहिए मुसलमान वोट, जो कि 90% चले जाते हैं लालू यादव की पार्टी को और बहुत ही कम वोट मिलते हैं जनता दल यूनाइटेड को, या फिर उन्हें अगला चुनाव जीतने से मतलब है। साल 2020 के चुनाव में एक ज़बरदस्त झटका खा चुके नीतीश कुमार, मात्र 43 पर सिमट गए नीतीश कुमार। इस बार शायद 2025 में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और ऐसे में जबकि उनको मुस्लिम वोट भी मात्र 10-15% ही आते थे कुल मुस्लिम वोट के, 17-18% कहा जाता है कि कुल मुस्लिम वोट हैं, उनका सारा अंश तो चला जाता है आरजेडी कांग्रेस अलायंस को। तो फिर जब उन्हें बहुत कम वोट मिलते हैं, तो उन्होंने तय किया कि वो कम वोट भी मैं छोड़ता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी राजनीति है उसके साथ चला जाता हूं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये बहुत महंगा पड़ेगा, उन्हें सबक सिखाएगी जनता। सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। तेजस्वी का असेसमेंट जो है वो इस बात को लेकर के है कि जितने मुसलमान वोट आरजेडी को मिलते थे उसका एक अंश जेडीयू को चला जाता था। तो इसमें बड़ी सीधी बात है कि एक बेनिफिशियरी के तौर पर आज की तारीख में आरजेडी है। जहां तक मुस्लिम वोटों का सवाल है, जो भी वोट इधर उधर होता था वो सीधे आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को जाएगा। और जनता दल यूनाइटेड ने बड़े स्पष्ट भाव से अब इसको तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वही राजनीति हमारी होगी। ज़रा एक डिफरेंस जो वो रखा करते थे कि हमारे भी मुस्लिम उम्मीदवार होंगे, हमें भी मुस्लिम सपोर्ट मिलेगा, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी की बहुलता है। लेकिन उस एडवांटेज को उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, छोड़ दिया, और इसीलिए आरजेडी कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियरी, फ़ायदे लाभार्थी में की श्रेणी में आ गई है, उसको लाभ होने जा रहा है। पर ऐसा किया क्यों नीतीश कुमार ने? उसकी अपनी ठोस वजह हैं, और वजह भी 2020 के चुनाव में ही है। दरअसल
बिहार की 243 सीटों में से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर 122 सीटों पर लड़े, 122। इसमें मात्र माफ़ करें, जो 243 सीटें हैं उसमें से 122 सीटों पर नीतीश कुमार लड़े और उसमें से मात्र उन्हें आया 43 सीट्स। और ये मात्र 43 सीट ने एक ऐसा झटका दिया है और एनडीए वो उसका आंकड़ा जो है वो इसीलिए सत्ता के काबिल हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 80 सीटें आ गई। तो 80 सीटें आई, उसी दम पर इनकी सरकार बन पाई। लेकिन नीतीश कुमार का तो अपना आभा मंडल बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। कहाँ वो 70, 75, 80 और एक बार तो 115 सीट लेकर के अपने दम पर आए थे 122 लड़कर, और आज देखिए कहाँ 43। और जब गुणागणित किया गया, देखा गया कि भाई कहाँ वोट नहीं मिला है, तो पाया ये गया कि 11 जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे जनता दल यूनाइटेड ने, वो तमाम मुस्लिम उम्मीदवार हार गए। कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नीतीश कुमार की पार्टी से खड़ा होकर जीत नहीं पाया साल 2020 में। इसका मतलब सीधा हो गया कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं देते हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने वही मुसलमान वोट कैंडिडेट खड़े किए थे जहां मुसलमान वोट अधिक संख्या में हैं। लिहाजा जब मुसलमानों का वोट ही नहीं मिलता है तो हम फिर उनकी राजनीति क्यों करें। संभवतः ये एक रीज़न रहा होगा जिस कारण से ये फैसला लिया गया है। अब बिहार में देखिए, जहाँ तक सवाल है कि मुस्लिम वोट्स कहाँ कहाँ हैं, तो पूरा जो सीमांचल मिथिलांचल का इलाका है, कोसी सीमांचल ख़ास तौर पर, उन इलाकों में मुस्लिम आबादी की बहुलता है। 30 से 60% तक वोट आपको एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मिल जाएंगे और ऐसे कम से कम 18 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। यानी कि 18 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अपने उम्मीदवार खड़े करते थे नीतीश कुमार, एक तरह से उस बात को उन्होंने त्याग दिया। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि 45 से 48 सीटें हैं जहां पर अगर हम इस 18 को भी रख लें साथ में तो 48 सीटें हो जाती हैं। यानी कि 30 और सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी की वजह से चुनाव में जीत हार तय होता है। वो सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल के अलावा बेगूसराय, भागलपुर, गोपालगंज, सीवान, इस तरह के इलाकों में भी है। और ऐसे में जबकि इन इलाकों में जो बटा हुआ जो एक चुनाव क्षेत्र है, जो सीटें हैं, उनमें जाहिर है कि नीतीश कुमार के पार्टी के ही लोग खड़े किए जाते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो स्पष्ट होता था कि हमें इन इलाकों में जीत नहीं मिलनी है। लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने भी तय कर लिया कि उन्हें समर्थन नहीं मिलता है मुसलमानों का, और इसीलिए अब वो ये छद्म जो है इसे तोड़ेंगे, बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर के वो उन वोटों को छोड़ देंगे जिन वोटों को कहा जाता है कि वो अक़लियतों के वोट हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि ज़्यादातर इस तरह के वोट आरजेडी को ही जा रहे हैं। एक बड़ा मजबूत और बड़ा ही साहसी फैसला अपने राजनीति में नीतीश कुमार और उनकी टीम ने लिया है। मुसलमान वोटों को तिलांजलि देते हुए उन्होंने वक्फ का समर्थन किया है। बिहार की चुनाव में आखिरकार किस तरह से ये प्ले आउट करता है ये देखना होगा। प्रशांत किशोर जो कि एक नए प्लेयर हैं, क्या उन्हें ये वोट मिलेंगे, क्या आरजेडी को वोट मिलेंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर ये कह चुके हैं कि उन्हें 40 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करने हैं। तो वो जो मोह भंग हुआ है, क्या इन दो दलों में आरजेडी और प्रशांत किशोर में बटेगा, या फिर ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन और प्रशांत किशोर का मसला है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। एक तरफा वोट लालू यादव के नाम पर, तेजस्वी के नाम पर इस बार मुसलमानों का पड़ेगा और ये फैक्टर तेजस्वी को मजबूत कर सकती है, क्योंकि अभी तक पहली बेनिफिशियरी आरजेडी रही है, अब टोटल बेनिफिशियरी मुस्लिम वोट्स की वो हो जाती है। इस एक घटनाक्रम से आखिरकार बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या आपको लगता है कि ये जो एडवांटेज है जो तेजस्वी की तरफ आया है उन्हें और मजबूत करता है, या फिर आप इस बात को भी महसूस कर रहे हैं कि दरअसल अगर मुस्लिम वोटों की गोलबंदी होती है तो एक काउंटर पोलराइजेशन हिंदू मतों का भी होगा, और बिहार में इस तरह के काउंटर पोलराइजेशन को ध्यान में रखते हुए ही नीतीश कुमार ने अपना ट्रैक बदला है। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट्स के साथ हमें ज़रूर साझा कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।